आज हम अपनी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चे, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हमें क्या पढ़ना होता है, यहां पर हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। और अगर इनहेरिटेंस की बात करें कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है बच्चे, तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है। और यहीं से दिक्कत आना शुरू। ठीक है। जेनेटिक्स हमें सबसे हार्ड इसलिए लगती है क्योंकि यहीं से हमारी दिक्कतें शुरू हो गई। अब हमें कैरेक्टर का मतलब पता ही नहीं है और उसको हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करवाते रहते हैं। ठीक है। तो अपने जेनेटिक्स को इजी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहां पर जितने भी टर्म्स यूज होंगे, जीन के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में, डीएनए के बारे में, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, कैरेक्टर, फिनोटाइप, जीनोटाइप, इन सारी चीजों के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे और फिर हम दोबारा इस डेफिनेशन पर आएंगे, फिर देखेंगे हमें समझ में आता है कि नहीं आता है। अब हम बच्चे इन कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डीएनए, जीन, एलील, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, इन सब चीजों का हम कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे यहां पर। ठीक है। किसे हम डीएनए किसे कहते हैं, जीन किसे कहते हैं, क्रोमैटिन फाइबर क्या होती है, क्रोमोसोम क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। ठीक। हम डिप्लॉइड किसे कहते हैं, डिप्लॉइड के लिए हम सिंपली 2n लिख देते हैं, इस 2n का मतलब क्या होता है। हैप्लॉइड के लिए हम n लिख देते हैं, तो n का मतलब क्या होता है। ठीक है। एक एक करके देखते हैं बच्चे इनके बारे में। तो अगर हम डीएनए की बात करें बच्चे, ये हमारे ह्यूमन डीएनए बच्चे, जो कि एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन देखने को मिलती है। एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये दूसरी इसकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ठीक। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनी है, इनके मोनोमर्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत डिटेल में स्टडी किया बच्चे। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके, ये मोनोमर होते हैं इसके, जिनको आप बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या है, ये आपकी मोनोमर है। ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड हो गए आपके एक एक। ठीक। और इन न्यूक्लियोटाइड को बोलते हैं कि ये हमारे क्या होते हैं, हमारे ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के मोनोमर्स होते हैं। देखिए, अब इस डीएनए के अंदर ये जो न्यूक्लियोटाइड आप देख रहे हो, इन न्यूक्लियोटाइड का ये जो एक सीक्वेंस आपको दिख रहा है ना, इधर देखो, ये न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, इन्हीं न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को ही, ठीक है, ये जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, इन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को ही हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं बच्चे। यानी हमें समझ में आ गया कि जीन क्या होती है। जीन कुछ नहीं है बल्कि एक ये इन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस का मतलब क्या, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है। डीएनए का एक सेगमेंट, इसको हम बोल देते हैं कि एक जीन हो गई। ठीक है। यानी अगर हम बात करें एक जीन दूसरे जीन से कैसे अलग होगी, तो ये सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, जीन चेंज हो जाएगी। यहां पर ACGTA है, तो ये एक पर्टिकुलर जीन है। इसको जस्ट उल्टा कर दो, यहां पर अगर ये GCCGT होता तो दूसरी जीन हो जाती। ठीक है। तो आप बस इन्हीं जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, इसको चेंज करते चले जाओ, आपको अलग अलग जीन मिलते चले जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें जीन के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया कि डीएनए क्या होता है और जीन क्या होती है। यानी सर डीएनए कुछ नहीं है। डीएनए क्या है, डीएनए एक हमारा ट्रक है। ठीक है। क्या है, सिंपल इसको बोलेंगे ट्रक। और इस ट्रक में क्या ला दी गई है, जीन ला दी गई है। एक जीन, दूसरी जीन, तीसरी जीन, ऐसे जीन को लादा हुआ है इस पे हम लोगों ने, डीएनए के ऊपर। ठीक है। अब हम इस जीन के बारे में इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, जीन का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी सेल में, देखिए। तो ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है आपका डीएनए का, जिसको आप जीन बोल रहे हो बच्चे, अब हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इस पर्टिकुलर सेगमेंट से हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ आरएनए बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, आरएनए बना दिया। ठीक है। तो हमने देखा वहां पर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में क्या देखा हमने, कि हम जब डीएनए से डीएनए बनाते हैं तो क्या करते हैं, पूरा का पूरा जो डीएनए उसको कॉपी कर देते हैं। एक छोर से शुरू करते हैं और पूरे के पूरे डीएनए को कॉपी करते चले जाते हैं और एक से दो डीएनए यहाँ पर बना लेते हैं। लेकिन वहीं जब हमें डीएनए से आरएनए बनाना होता है तो हम केवल एक पर्टिकुलर सेगमेंट चूज करते हैं। ठीक है। इतने ही सेगमेंट को कन्वर्ट करते हैं, पूरा का पूरा डीएनए से आप आरएनए नहीं बनाते हो। ठीक है। केवल एक सेगमेंट ऑफ डीएनए को आप आरएनए में कन्वर्ट करते हो। ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए, हम डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट ही क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं बच्चे क्या बनानी होती है, इस आरएनए से आगे चल के आपको बनाना होता है प्रोटीन। क्या बनानी होती है, प्रोटीन। इसीलिए आप डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है। तो आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर सेगमेंट है ऑफ डीएनए, जिसको आप क्या बोल रहे हो, ये हमारी जीन हो गई। ये जीन क्या करेगी, ये जीन एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ आरएनए बनाएगी और फिर इस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ आरएनए से हम क्या करेंगे, एक प्रोटीन बनाएंगे। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, इसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। पूरे प्रोसेस को हमने डिटेल में स्टडी किया हुआ है। ठीक। तो आपने क्या किया, आरएनए से प्रोटीन बना ली। अब ये जो प्रोटीन यहाँ पर बनी है, ठीक है, ये प्रोटीन हो सकता है कि कोई एंजाइम हो,
अगर ये कोई एंजाइम है तो क्या करेगी, ये किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगी, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगी। तो ये जो प्रोडक्ट में चेंज किया आपने, एक तरीके क्या हुई, फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ, फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ। और ये जो फिजियोलॉजिकल चेंज होगा, जो फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ, ये किसकी वजह से हुआ, ये हमारे इस जीन की वजह से हुआ, ठीक है। या फिर हो सकता है कि इसने ये जो प्रोटीन बनाया है, इसने जो प्रोटीन बनाया है, ये कोई कलर कोड कर रहा हो, ठीक है, ये कोई कलर प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट को एक पर्टिकुलर कोई कलर प्रोवाइड कर रहा होगा ये प्रोटीन, ठीक। तो आप क्या बोलोगे कि इस जीन ने क्या किया, इस प्लांट को एक पर्टिकुलर कलर दे दिया। और ये जो जीन का जो ये एक्सप्रेशन है, ये जीन का जो फिजिकल एक्सप्रेशन, फिजिकल कलर क्या है, फिजिकल एक्सप्रेशन है। तो ये जो फिजिकल, ये जो मॉर्फोलॉजिकल जो एक्सप्रेशन है बच्चे, किसका, हमारे जीन का, इसी मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं कि ये एक हमारा कैरेक्टर हो गया। क्या हो गया, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर क्या होता है, हमारे जीन का मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन जो होता है उसी को हम बोलते हैं कैरेक्टर। या फिर फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन, कोई केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है, ए को बी में कन्वर्ट कर दिया किसी एंजाइम की हेल्प से आपने, ठीक। तो कहीं ना कहीं हमें कैरेक्टर के बारे में समझ में आ गया, जीन के बारे में समझ में आया, यहाँ पर जीन के बारे में हम समझ गए, फिर हम कैरेक्टर के बारे में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हम समझ गए। कैरेक्टर क्या होता है, तो हमारे जीन का ही फिजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल जो एक्सप्रेशन होता है उसी को हम बोलते हैं ये कैरेक्टर हो गया। यानी सर समझ में आ गया, हाइट एक कैरेक्टर हो जाएगा, कलर एक कैरेक्टर हो गया, शेप एक कैरेक्टर। कैसे होगा ये, हाइट कैसे कोड करेगी ये जीन, तो ये जीन पर्टिकुलर कोई एंजाइम बनाएगी जो कि आपके सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा होगा, और उस सेल डिवीजन की वजह से क्या मिलेगी, एक पर्टिकुलर हाइट मिलेगी प्लांट को। तो बोलेंगे वो जो पर्टिकुलर हाइट है, जो हाइट आपका कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को किसने दिया, किसने कोड किया, इस जीन ने कोड किया। कैसे कोड किया, तो प्रोटीन बनाकर, ठीक है। तो हमें यहां पर समझ में आ गया कि कैरेक्टर क्या होता है, ठीक, और जीन क्या होती है। चलिए आगे देखते हैं अब। और ये जो अलग अलग जीन है, ठीक है, अलग अलग जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है आपका, इस अलग अलग न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से अलग अलग जीन बनेंगी, उन अलग अलग जीन से अलग अलग आरएनए बनेंगे, और उन अलग अलग आरएनए से क्या करेंगे, हम अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे, और प्रोटीन अलग होती चली जाएंगी, और फिजिकल एक्सप्रेशन, ये जो प्रोटीन है उसकी वजह से जो एक्सप्रेशन है वो अलग अलग दिखाई देगा आपको। तो बोलेंगे देखो ये जीन ये काम कर रही है, कोई जीन हाइट को कोड कर रही है, कोई जीन कलर को कोड कर रही है, कोई जीन आपके शेप को कोड कर रही है। तो इस तरीके से अलग अलग जीन अलग अलग काम करती है, कैसे, अलग अलग प्रोटीन बनवा के, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें बच्चे, थर्ड, ये देखिए क्रोमेटिन फाइबर, ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम देखें, हमने कैलकुलेट किया अपने डीएनए की लेंथ को, हमने कैलकुलेट किया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, और कितनी आई थी हमारी लेंथ ऑफ डीएनए, कितना आया था, 2.2 मीटर। यानी हमारे सेल के अंदर, ठीक है, हमारे सेल के अंदर जो डीएनए पड़ा हुआ है उसकी लेंथ कितनी है, 2.2 मीटर। और वो भी कहाँ पड़ा हुआ है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर आपने रखा इस डीएनए को। और न्यूक्लियस का डायमेंशन अगर देखें बच्चे तो माइक्रोमीटर नैनोमीटर में हम बात करते हैं, ठीक। तो इस माइक्रोमीटर नैनोमीटर की जो डिबिया है, इसमें हमने किसको भरा हुआ है, इस 2.2 मीटर लंबे डीएनए को इसमें हमने रखा हुआ है। अब इसको कैसे रख सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, घर में भी तो रखते हैं, तार कैसे रखते हैं घर में, बहुत लंबे लंबे तार को हम लपेट के रख लेते हैं घर में। उसी तरीके से हमारी सेल ने क्या किया, हमारी सेल ने इसको, ये जो डीएनए है हमारा, जो कि बहुत ही लंबा है, इसको हमारी सेल ने क्या किया, लपेट के रखा हुआ है हमारी न्यूक्लियस के अंदर। और कैसे लपेटा इसको, तो हमारा जो डीएनए होता है बच्चे, कैसा होता है, डीएनए के बारे में, नेचर के बारे में बात करें तो ये एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, और निगेटिवली चार्ज होता है। तो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डीएनए का बच्चे, वहां पर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्यों एसिडिक नेचर है, क्यों निगेटिवली चार्ज है, ये सब आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में समझाया गया सब कुछ, ठीक है। इधर देखिए, अब ये जो यहाँ पर एक प्रोटीन होती है आपकी न्यूक्लियस के अंदर, इसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। और ये हिस्टोन प्रोटीन कैसी होती है हमारी, ये पॉजिटिवली चार्ज होती है। ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई है, लेकिन बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट समझ पाए सारे, ठीक है। देखिए, तो ये जो आपको हिस्टोन प्रोटीन जो पॉजिटिवली चार्ज होती है, क्या करते हैं हम, हमारा जो डीएनए है जो कि निगेटिवली चार्ज है, इस निगेटिवली चार्ज डीएनए को हम क्या करते हैं, इस पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर इस तरह से लपेट देते हैं। इधर देखो, लपेटा, फिर हिस्टोन प्रोटीन आगे मिलेगी, फिर इसको फिर लपेटा, फिर मिली, फिर लपेटा। तो इस तरीके से हमने अपने डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेट लपेट के छोटा कर दिया, और इस तरह से उसको कंडेंस कर दिया। क्या कर दिया, कंडेंस कर दिया। और इस तरीके से कंडेंस करके, छोटा करके इस डीएनए को हमने कहाँ रखा हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर रख दिया। अब यार आराम से यहाँ पर फिट हो पा रहा है, ठीक है। और ये जो आपको यहाँ पर आपने क्या बनाया, ये जो हिस्टोन है, हिस्टोन प्रोटीन, और इस
डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेटने के बाद अब ये जो स्ट्रक्चर बनता है, इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बच्चे क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर। और इस तरह से जो आपने लपेटा है इसको आप बोलते हो पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, इस पूरे पैकेजिंग के बारे में हमने देखा है, सारी चीजें आपने डिस्कस की हैं। ठीक है, वहां पर पैकेजिंग ऑफ डीएनए में बस हमने यहाँ पर उसका एक छोटा सा पोर्शन उठा लिया। क्या देख लिया? क्रोमेटिन फाइबर के बारे में देख लिया। क्रोमेटिन फाइबर क्या होता है? कुछ नहीं सर, बल्कि जो डीएनए है, डीएनए को जो हम हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेट देंगे तो इसके लपेटने से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे क्रोमेटिन फाइबर। तो क्रोमेटिन फाइबर में क्या क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए। वेरी गुड। अब देखिए, अब क्या करना है, एक चीज और हमें समझ में आ गई, क्रोमेटिन फाइबर भी हमने देख लिया। क्रोमेटिन फाइबर क्या होता है? अब बात करेंगे क्रोमोसोम क्या होता है। देखिए, अगर हम अपने सेल साइकिल की बात करें तो सेल डिवीजन में हम क्या करते हैं, सेल साइकिल को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। किसमें? इंटरफेज और डिवीजन फेज बोलते हैं। हमारा ये डिवीजन फेज बोल देते हैं, एम फेज, और बाकी हम बोल देते हैं हमारा इंटरफेज है। इंटरफेज में आपका G1 आता है, S आता है, G2 आता है, सारी चीजें आती हैं। ठीक है, और डिवीजन फेज में हम क्या करते हैं, सेल को डिवाइड करना होता है, सेल को डिवाइड करना होता है। और सेल के डिवीजन से पहले हम क्या करते हैं बच्चे, हमारे सेल का जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को डिवाइड कराते हैं। न्यूक्लियस को 1 से 2 बनाते हैं पहले, और जब न्यूक्लियस को डिवाइड कर देते हैं फिर सेल को भी डिवाइड करके साइटोप्लाज्म डिवाइड करके और क्या करते हैं, 1 से 2 सेल बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी जब आपको न्यूक्लियस को डिवाइड करने की बारी आएगी तो न्यूक्लियस के अंदर क्या रखा हुआ है, डीएनए रखा हुआ है क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में। ठीक, क्रोमेटिन फाइबर रखे हुए हैं, और ये क्रोमेटिन फाइबर बच्चे क्या होते हैं, एंटेंगल्ड, एक दूसरे से जकड़े हुए स्ट्रक्चर हैं, बहुत बड़े बड़े। ठीक, तो अब क्या करना है, अब हम कैसे इस, जब न्यूक्लियस को डिवाइड करोगे तो अब क्या करना पड़ेगा, हर न्यूक्लियस के अंदर इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा इनको। अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको इक्वली जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड करने में दिक्कत आ रही थी, किस तरीके से बंटवारा करें उसका, क्रोमेटिन फाइबर कैसे बंटवारा करें, तो बंटवारा करने में दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि जब सेल को डिवाइड करने की बारी आई डिवीजन फेज में, ठीक है, डिवीजन फेज, जब सेल को डिवाइड करने की बारी आई, जब सेल अपने इंटरफेज में, देखो ये इंटरफेज, जब सेल आपके इंटरफेज में है तब कोई दिक्कत नहीं है। तब तो उस समय न्यूक्लियस के अंदर जब देखोगे तो क्या दिखाई देगा आपको, क्रोमेटिन फाइबर। न्यूक्लियस में क्या रखा हुआ है, क्रोमेटिन फाइबर। कब? इंटरफेज में। लेकिन वही जब सेल को डिवाइड करने की बारी आती है तो क्या दिक्कत आ रही है, इन क्रोमेटिन फाइबर को डिवाइड करना इक्वली। अब कैसे डिवाइड करें, तो डिवाइड करने में दिक्कत आ रही है। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए हमारी सेल ने क्या किया है, देखो उस दिक्कत को दूर करने के लिए हमारी सेल ने क्या किया, ये जो हमारे क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, यार देखिए, इस न्यूक्लियस के अंदर जो आपके क्रोमेटिन फाइबर होते हैं बच्चे, इन क्रोमेटिन फाइबर को हमारी जो सेल है क्या करती है, और कंडेंस कर देती है। अभी तो आपने इसको लपेटा हुआ है यहाँ पर, अभी तो लपेट के कंडेंस किया, छोटा किया, इसको और कंडेंस कर देते हैं। और इन क्रोमेटिन फाइबर को कंडेंस करके, इन क्रोमेटिन फाइबर को कंडेंस करके क्या बना देते हैं हम, क्रोमोसोम बना देते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, और ये जो क्रोमोसोम बना है, यानी समझ में आ गया कि क्रोमोसोम कब दिखाई देगा सेल के अंदर आपको, केवल डिवीजन फेज में। बाकी टाइम पर क्या मिलेगी सेल के अंदर आपको, हमें क्रोमेटिन फाइबर दिखाई देंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हो कि क्रोमोसोम के अंदर आप बोलते हो कि एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड होती हैं। ठीक है, ये देखिए ऐसा कुछ बोलते हो कि एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड, देखो ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरी क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड होती हैं। और बोलते हो कि दोनों क्रोमेटिड आपस में किससे जुड़ी रहती हैं, सेंट्रोमियर से। तो ये सब, ये तो क्रोमोसोम का बेसिक स्ट्रक्चर है कि एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड हैं और अटैच्ड बाय सेंट्रोमियर। देखिए, अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो एक क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड कैसे बनी है, इस एक क्रोमेटिड कैसे बनाया आपने, तो एक क्रोमेटिन फाइबर से, देख रहे हो, एक क्रोमेटिन फाइबर। ठीक, यानी एक जो 2.2 मीटर जो लंबा डीएनए था आपका, उसको लपेट कर आपने एक क्रोमेटिन फाइबर बनाया, और उस एक क्रोमेटिन फाइबर से एक क्रोमेटिड बना दी, और दूसरे क्रोमेटिन फाइबर से दूसरे। यानी एक क्रोमोसोम के अंदर कितने क्रोमेटिन फाइबर होंगे, 2 क्रोमेटिन फाइबर। ये सब चीजें हमने बस थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो रेस्पेक्टिव चैप्टर, जो चैप्टर आएंगे उसमें हम देखेंगे ये सब चीजें। तो कहीं ना कहीं हमें क्या समझ में आ गया, बताओ यहाँ पर कि क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम किससे बना है बताओ, क्रोमोसोम आपने बनाया है क्रोमेटिन फाइबर को कंडेंस करा के। ठीक है, और क्रोमेटिन फाइबर को कंडेंस करा के जो क्रोमोसोम बनाते हैं, क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, 2 क्रोमेटिड होती हैं, ये देखिए, और दोनों सेंट्रोमियर से अटैच है। एक क्रोमेटिड के अंदर एक पूरा डीएनए होगा और दूसरे क्रोमेटिड के अंदर दूसरा, मतलब
यहाँ पर हर क्रोमेटिड के अंदर एक कंप्लीट डीएनए होता है। अब हमें क्रोमोसोम के बारे में ही पता चल गया। क्रोमोसोम कैसे बनता है? इन्हीं क्रोमेटिन फाइबर के कंडेंसेशन से बनेगा क्रोमोसोम। कब? डिवीजन फेज में। अब हम बात करेंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम को समझने के लिए क्या देखना पड़ेगा हमें? अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम होते हैं बच्चे। और वही अगर हम ह्यूमन फीमेल की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है? 44 प्लस XX लिखते हो कि 44 ऑटोसोम होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। और इन 44 ऑटोसोम को भी लिखते हो आपके 22 के पेयर में होते हैं। अब इस कहानी को हम समझते हैं कि 22 पेयर का मतलब क्या होता है, तो हमारी चीज़ें अपने आप आसान हो जाएंगी। इधर देखिए, ये हमारा हो गया क्रोमोसोम। इसको मैं बोल रहा हूँ कि क्रोमोसोम नंबर 1 है। मान लो इसको मैं कह रहा हूँ कि हमारा ये क्रोमोसोम है, इसको मैं बोल रहा हूँ कि क्रोमोसोम नंबर 2 है। ऐसा एक और क्रोमोसोम मैंने यहाँ बना दिया, इसको मैं बोल रहा हूँ कि क्रोमोसोम नंबर 3 है। तो ऐसा कैसे हम बोल पाते हैं कि क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है? क्या डिफरेंस होता है क्रोमोसोम्स के अंदर? ठीक है, एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से कैसे अलग होता है? तो बहुत सिंपल सी बात है सर, अभी आपने बताया है कि क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। ठीक, और डीएनए के बारे में अभी आपने मैं समझाया था कि डीएनए जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसे बताया था आपने। इसमें आपने बोला था कि न्यूक्लियोटाइड होते हैं, लाइन से अरेंज होते हैं, और इन न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो अलग अलग डीएनए में अलग अलग होगा। ठीक है, अलग अलग डीएनए में जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का अलग अलग होगा। यानी सर यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो जरूरी नहीं है कि दूसरे वाले क्रोमोसोम में भी वही सीक्वेंस हो। और सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को ही हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। यानी क्रोमोसोम नंबर 1 जो है इसके एक पर्टिकुलर पोजीशन, ये देख लो, ये एक पोजीशन मान लो, इसका लोकस जिसको बोलते हैं, क्रोमोसोम पर जो पोजीशंस होती हैं उसको बोलते हैं लोकस। तो इस क्रोमोसोम के इस पर्टिकुलर लोकस पर क्या है? जो जीन है, मान लिया वो जीन हाइट को कोड करने वाली जीन है। ठीक है, उसका सीक्वेंस अलग है, वो हाइट को कोड कर रही है। चलिए, तो वही जो जिसको आप क्रोमोसोम नंबर 2 बोल रहे हो ना, कब बोलोगे कि ये क्रोमोसोम नंबर 2 है? तो उस क्रोमोसोम नंबर 2 में क्या होगा बच्चे? जो आपका क्रोमोसोम होगा उसके अंदर जो जीन, उसके अंदर जो डीएनए है, उस डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ठीक है, इस क्रोमोसोम नंबर 2 पर, इसी पर्टिकुलर लोकस पर, जिस लोकस, जो लोकस आपने 1 क्या लिया वही लोकस 2 का लो, तो इसकी इस लोकस पर आप देखोगे यहां पर कलर को कोड करने वाली जीन मिलेगी आपको। किसको? कलर को कोड करने वाली जीन मिलेगी। वही जब आप क्रोमोसोम नंबर 3 की बात करोगे तो उसकी उसी सेम लोकस पर क्या मिलेगा आपको? अलग ही न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा। और सही बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि डीएनए सर सबके अंदर अलग अलग आपका। ठीक, तो यहां पर अलग न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा, तो अलग न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा तो ये अलग ही जीन होगी, अलग ही जीन होगी तो कुछ अलग ही बना रही होगी। पता चला ये आपको किसको कोड कर रही है? मान लो ये IQ को कोड कर रही है, जो भी है। ठीक, किसी भी तरीके कैरेक्टर दे सकती है। तो ये आपका हाइट अलग कैरेक्टर हो गया, कलर अलग कैरेक्टर हो गया, IQ अलग ही कैरेक्टर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से कैसे अलग है। तो अलग अलग क्रोमोसोम के अलग अलग क्रोमोसोम पर हमें क्या मिलती हैं? अलग अलग जीन देखने को मिलती हैं। सेम लोकस पर अलग अलग जीन देखने को मिलती हैं, इसीलिए हम बोलते हैं सब क्रोमोसोम अलग अलग है। चलिए, अब अगर हम बात करें, अगर हम 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम की बात करते हैं पहले, तो अगर आप देखोगे बच्चे, ह्यूमन की अगर हम बात करें, इस तरीके के जो आप अलग अलग क्रोमोसोम बनाते चले जा रहे हो ना, कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, यहाँ पर हाइट की जीन है, यहाँ पर कलर की जीन है, यहाँ पर IQ की जीन है, ऐसे आपको केवल 22 क्रोमोसोम ऐसे मिलेंगे जो कि एक दूसरे से इस तरीके से अलग होंगे। किस तरीके से? कि उनके सेम लोकस पर अलग अलग कैरेक्टर की जीन होगी। यहाँ पर कोई ये पर्टिकुलर एंजाइम बना रहा होगा, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 5 होगा, उस पर जो जीन होगी, उसी लोकस पे जो जीन होगी, दूसरा कोई एंजाइम बना रहा होगा। तो ऐसे आपको कितने क्रोमोसोम मिलेंगे? तो ऐसे आपको 22 क्रोमोसोम मिलेंगे जो कि क्या होंगे? एक दूसरे से इस तरीके से अलग होंगे। किस तरीके से? कि उनके सेम लोकस पर अलग अलग कैरेक्टर को कोड करने वाली जीन होगी, अलग अलग फिनोटाइप देने वाली जीन होगी। ठीक है, ये मैं समझ में आ गया। चलिए, और फिर सर ये जो 22 तो आपने बता दिया, और बाकी जो 22 है उनका क्या होगा? बाकी जो 22 हमारे ऑटोसोम, क्योंकि ऑटोसोम तो 44 होते हैं, तो बाकी 22 ऑटोसोम कैसे होंगे हमारे? तो जब 22 ऑटोसोम के बारे में आप बात करोगे बच्चे, तो आपको क्या मिलेगा कि एक क्रोमोसोम आपको ऐसा फिर मिलेगा जो कि आपके क्रोमोसोम नंबर 1 की जीरोक्स कॉपी होगी। क्या होगी इसकी? जीरोक्स कॉपी।
जीरोक्स कॉपी का मतलब क्या हुआ सर? जीरोक्स कॉपी का मतलब ये हुआ कि क्रोमोसोम नंबर 1 के अगर इस लोकस पर, मैंने बोला कि हाइट को कोड करने वाले जीन है, तो आपके सेल में, आपके न्यूक्लियस में एक और क्रोमोसोम आपको मिलेगा जिसके उसी लोकस, सेम लोकस पर हाइट को ही कोड करने वाली जीन होगी, हाइट को ही कोड करेगी, वो भी जीन हाइट को ही कोड कर रही होगी। ठीक है, एक और क्रोमोसोम मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपके क्रोमोसोम नंबर 2 जिसको आप बोल रहे हैं, उसके इस पर्टिकुलर लोकस पर कलर को कोड करने वाले जीन है, तो आपको एक और क्रोमोसोम मिलेगा जिसके इस पर्टिकुलर लोकस पर कलर को कोड करने वाली ही जीन होगी। हरी भाषा में, यानी 22 हमको अलग मिलेगा और बाकी जो 22 है वो क्या है? पहले वाले 22 के जीरोक्स कॉपियां मिलेंगी आपको। इसी तरीके से यहां पर मिलेगा IQ वाला, यहां मिलेगा उस पर्टिकुलर एंजाइम वाला। ठीक है, और ये जो दो क्रोमोसोम होते हैं जो कि एक दूसरे की जीरोक्स कॉपियां हैं, इनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम। अब हमें समझ में आया कि किन दो क्रोमोसोम को आप बोलोगे होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या ये इसका होमोलोगस है क्या? नहीं नहीं सर, यहाँ पर तो हाइट की है और इसकी इसी सेम लोकस पे कलर की, तो ये दोनों आपस में होमोलोगस नहीं है, बल्कि ये दोनों आपस में होमोलोगस है। जिन क्रोमोसोम के सेम पोजीशन पर सेम कैरेक्टर को कोड करने वाली जीन होती है, उनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम आप किसको कह सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं इसके साथ एक और चीज, देखो डिप्लॉइड क्या होता है और हैप्लॉइड क्या होता है। तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म आप उसको बोलोगे बच्चे जिसके अंदर, जैसे कि हम डिप्लॉइड हैं, हाँ हम डिप्लॉइड हैं। क्यों डिप्लॉइड हैं हम डिप्लॉइड इसलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर हर जो क्रोमोसोम है, उस हर क्रोमोसोम की एक जीरोक्स कॉपी रखी हुई है। मतलब हमारे अंदर हर एक जीन की एक और कॉपी है, हर एक जीन की एक और कॉपी, इसलिए हम डिप्लॉइड हैं। अगर ये जो एक क्रोमोसोम आप कह रहे हो ना, इसका ये होमोलोगस है, अगर इसके जैसा एक और क्रोमोसोम हमारी सेल के अंदर होता, ठीक है, तीन तीन एक जैसे क्रोमोसोम होते, तीन तीन जीरोक्स होते, तो हम यहीं पर ट्रिप्लॉइड हो जाते। तो हम बोलते हैं हम 3N है, क्योंकि हमारे अंदर हर एक जीन की तीन तीन कॉपियां रखी हैं। ये मतलब होता है बच्चे ट्रिप्लॉइड का। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं हैप्लॉइड हूं, हैप्लॉइड हूं मतलब क्या हुआ, मेरे पास एक पर्टिकुलर जीन की केवल एक ही कॉपी है, मेरे पास एक पर्टिकुलर जीन की केवल एक ही कॉपी होगी, तब मैं बोलूंगा कि मैं हैप्लॉइड हूं। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया कि हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड का मतलब क्या होता है। अब देखिए, ये जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, मैंने बोला कि यहां पर भी हाइट को कोड करने वाली जीन है और यहां पर भी हाइट को कोड करने वाली जीन है। अब थोड़ा चले आते हैं, अब भूल जाइए ह्यूमन को, क्योंकि आपको पता चल गया डिप्लॉइड का मतलब, आपको पता चल गया हैप्लॉइड का मतलब, आपको जीन का मतलब समझ में आ गया, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, फाइबर सब हमने देख लिया। अब हम ह्यूमन को भूल जाते हैं और पी प्लांट को ही चूज कर लेते हैं अपने। ठीक है, क्योंकि पी प्लांट के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे, मेंडल साहब जैसे हम मेंडल साहब के बारे में पढ़ेंगे, उनके डिस्कवरीज के बारे में पढ़ेंगे, तो तुरंत पी प्लांट आएगा हमारा। ठीक है, तो अभी पी प्लांट जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आप बोलोगे कि दो तरह के हाइट के प्लांट आपको मिलते हैं, एक टॉल और एक ड्वार्फ। अब इनकी कहानी समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा, देखिए क्या है। तो ये दोनों क्या आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्यों? क्योंकि इसके इस लोकस पर हाइट की जीन है और इस क्रोमोसोम की भी सेम लोकस पर हाइट को ही कोड करने वाली जीन है। ठीक है, अब ये मान लो ये ओरिजिनल जीन है। ओरिजिनल जीन मतलब क्या? ठीक है, नॉर्मल जीन है। नॉर्मल जीन मतलब क्या? नॉर्मल एक्सप्रेशन। मतलब ये कौन सा एक्सप्रेशन दे रही है आपको? ये टॉल प्लांट, मतलब ये जो जीन एंजाइम बना रही है, वो एंजाइम क्या कर रहा है बच्चे? वो एंजाइम जिस तरीके से सेल को गवर्न कर रहा है, उस हिसाब से उस सेल का डिवीजन किस हिसाब से हो रहा है कि इस प्लांट की हाइट जो है वो कैसी हो जा रही है? टॉल हो जा रही है। तो हमने बोल दिया कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर जीन है ये किसको कोड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है? टॉल हाइट दे रहा है, तो इसको मैं लिखता हूँ कैपिटल टी, क्योंकि ये टॉल हाइट दे रहा है, तो इसको बोल दिया कैपिटल टी। ठीक है, वहीं पर इसका जो दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, हो सकता है कि इस पर भी जो जीन हो, वो भी जिस एंजाइम को बना रहा है, वो भी एंजाइम इस तरीके से सेल को गवर्न करे कि हाइट कैसी हो जाए? टॉल हो जाए। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस जीन को भी मैं क्या लिख दूंगा? कैपिटल टी लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है बच्चे, कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू म्यूटेशन, क्या हो जाता है? म्यूटेशन हो जाता है। और म्यूटेशन होने की वजह से ये जो यहाँ पर सीक्वेंस है, ये न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस मिल रहा है, इस सीक्वेंस में थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं। और उन थोड़े बहुत चेंजेस होने की वजह से, जो चेंजेस हुए हैं, इन चेंजेस की वजह से अब ये जो जीन है, ये जिस आरएनए को बनाती है, वो आरएनए जिस प्रोटीन को बनाता है, जिस एंजाइम को बनाता है,
वो भी क्या करेगा बताओ, थोड़े बहुत चेंजेस आए तो पूरी तरीके से तो चेंज हुआ नहीं। तो अब भी ये जो एंजाइम बना रहा है वो एंजाइम सेल के डिवीजन को ही गवर्न करेगा, सेल की हाइट को ही गवर्न करेगा। अब ये सेल की हाइट को ना, ये प्लांट की हाइट को ही गवर्न कर रहा है, सेल डिवीजन को गवर्न करके ये भी प्लांट की हाइट को ही गवर्न कर रहा है। लेकिन इसके अंदर म्यूटेशन होने की वजह से अब इसके अंदर उतनी क्षमता नहीं रह गई, अब इस एंजाइम के अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि उस सेल को उतना ज्यादा डिवाइड करे कि हाइट कैसी आ जाए, टॉल आ जाए। अब ये टॉल हाइट नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि इसकी क्षमता कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि म्यूटेशन हो गया इसमें। तो अब इसका ये जो एंजाइम है वो जब इस सेल को गवर्न करेगा तो इस सेल की हाइट टॉल नहीं होगी, बल्कि क्या हो जाएगी, इसकी हाइट थोड़ी छोटी रह जाएगी। इसकी हाइट क्या रह जाएगी, छोटी रह जाएगी। और ये जो छोटी हाइट वाला प्लांट होगा इसको हम बोलेंगे कि ये ड्वार्फ हो गया। क्या हो गया? ड्वार्फ हो गया। और अब इस जीन को हम बोल देंगे, इसी जीन को आप लिख देते हो स्मॉल टी। क्या लिख देते हो इसको? स्मॉल टी। बस ये शो करने के लिए कैपिटल टी लिखा कि ये टॉल दे रहा है, इसको स्मॉल टी यही शो करने के लिए लिखा कि ये ड्वार्फ हाइट देगा। वो सिंपल सी बात है। और इस कंडीशन में ये जो स्मॉल टी आपका बना है, कैसे बना है? म्यूटेशन से बना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और ये कैसे बना है? और ओरिजिनल वाला आपका हो गया, ठीक। और ये जो म्यूटेशन से बनी हुई ये जो जीन है, ये दूसरी जीन हो गई ना, ये ड्वार्फ दे रही है, ठीक है, सेम तो रह नहीं, ठीक। तो अब ये जो जीन है, ये जीन, ठीक, ये क्या कर रही है, लेकिन अभी भी ये हाइट को ही कोड कर रही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरह की हाइट को कोड कर रही है। किसको? ड्वार्फ को कोड कर रही है। और ये भी हाइट को ही कोड कर रही है, लेकिन अलग तरह की हाइट को, टॉलनेस दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो दो जीन होती हैं बच्चे, ऐसी जो दो जीन होती हैं जो कि क्या करती हैं, एक ही कैरेक्टर का मतलब यहां पर क्या? हाइट एक कैरेक्टर है, एक ही कैरेक्टर के दो अलग अलग फॉर्म को कोड कर रही हैं। किसको कोड कर रही हैं? एक ही कैरेक्टर के दो अलग अलग फॉर्म को कोड कर रही हैं। एक टॉल दे रहा है और एक डॉर्फ दे रहा है। तो ऐसी जो दो जीन होती हैं, जो कैपिटल टी स्मॉल टी, जो दो जीन है, ऐसी दो जीन आपस में बोली जाती हैं कि ये एक दूसरे की एलील है। क्या हो गई? एलील है। एलील एक रिश्ता होता है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी का क्या लगेगा? एलील लगेगा। स्मॉल टी कैपिटल टी का क्या लगेगा? एलील लगेगा। ये रिश्ता होता है। लेकिन किन दो जीन के बीच में ये रिश्ता बनता है? वो दो जीन जो कि एक ही कैरेक्टर के दो डिफरेंट फॉर्म को कोड करने लगे, दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक टॉल, एक ड्वार्फ, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म बोलते हैं, ठीक। तो ऐसी दो जो जीन होती हैं उसको क्या बोलते हैं? आपस में एलील बोलते हैं। यानी हमें एलील की कहानी भी समझ में आएगी। एलील क्या होते हैं? तो एक ही जीन के दो फॉर्म होते हैं, अलग अलग फॉर्म होते हैं, जो कि एक कैरेक्टर के दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म को कोड करते हैं। एक टॉल कोड करेगा, ड्वार्फ। और ये जो दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है, ठीक है, ये जो दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है यहां पर, ठीक है, इनको हम बोलते हैं ट्रेट। क्या बोलते हैं? ट्रेट। वेरी गुड। ट्रेट क्या होते हैं? तो ट्रेट एक ही कैरेक्टर के जो दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म होते हैं बच्चे, उनको हम बोलते हैं ट्रेट। मतलब टॉलनेस एक ट्रेट है, ड्वार्फ ट्रेट है, और हाइट कैरेक्टर है। अब समझ में आया ट्रेट और कैरेक्टर का मतलब आपको? शायद मेरे हिसाब से हाइट क्या है? कैरेक्टर है। टॉलनेस क्या है? ट्रेट। ड्वार्फनेस ये दूसरा ट्रेट, और हाइट कैरेक्टर, ठीक है। तो एक कैरेक्टर के जो दो डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं ट्रेट। और ट्रेट को कौन कोड करता है? एलील कोड करते हैं। दो अलग अलग एलील जो होते हैं दो अलग अलग ट्रेट को कोड करते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने किसके बारे में समझ लिया बताओ? हमें एलील के बारे में बात पता चल गई कि एलील क्या होता है। क्या देखा जीन के बारे में बच्चे? तो इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच फॉर्म आरएनए एंड प्रोटीन एंड फाइनली प्रोड्यूस अ कैरेक्टर। सही बात है, यही डेफिनेशन हमने देखी अभी जीन की, ठीक है। और अगर इसका और साइंटिफिक थोड़ा हम डेफिनेशन लिखे तो क्या लिखेंगे इसको? क्या बोलते हैं? इट इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम अ जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एंड रेगुलेट एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोड करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? यही जीन। और ये जीन क्या होती है? यही है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि ट्रांसफर हो रही है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। कोई पूछे आपसे कि जीन कैसे ट्रांसफर हो गई एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो कैसे बताओगे? बताओ सर, ये रहा क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर सर डीएनए, और डीएनए के ऊपर बैठी है जीन, ठीक है। और जब क्या होगा? ये रही सेल, और ये सेल जब बनाएगी गैमेट, ये देखिए गैमेट। तो गैमेट क्या होती है? गैमेट भी एक सेल होती है, और एक गैमेट बनाएगी तो गैमेट के अंदर क्या आ गया? गैमेट के अंदर क्रोमोसोम आ गया, ठीक है। और जब गैमेट के अंदर ये क्रोमोसोम आ गया तो मतलब जीन भी आ गई। और जब ये दोनों गैमेट फ्यूज करेंगे, क्या करेंगे? दोनों गैमेट जब फ्यूज करेंगे, और गैमेट की फ्यूजन से क्या बनता है बताओ? सर, ये जो एन और एन जो गैमेट बनी है, इन्हीं की फ्यूजन से जाइगोट बनेगा। और ये जब जाइगोट बना गैमेट की फ्यूजन से, तो इनकी फ्यूजन से जो जाइगोट बना है, तो ये पहली जनरेशन और ये दूसरी जनरेशन। जाइगोटी तो दूसरी जनरेशन हो गई, हाँ सर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में।
कैसे आया करेक्टर? अब मान लो इनकी हाइट है, इनके पास हाइट कोड करने के लिए क्या थी? जीन थी। अब वो जीन यहां पर आ गई कि नहीं आ गई क्रोमोसोम के रास्ते? हाँ सर आ गई। तो अब ये भी बताओ, इसके पास भी हाइट कोड करने की जीन आ गई कि नहीं आ गई? तो ये करेक्टर हाइट जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? तो करेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कौन रेस्पॉन्सिबल है? जीन। ठीक है, क्योंकि जीन ही तो करेक्टर प्रोड्यूस करेगी दोनों जनरेशन में बच्चे। हाँ ठीक है, इसीलिए बोला इसको क्या? इट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम अ जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एंड रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर करेक्टर। सही बात है। एलील क्या होते हैं? देखो एलील क्या होते हैं, तो दे आर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। सही बात है सर, देखा अभी हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक ही जीन के दो फॉर्म है। ठीक है, एंड विच आर प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये तो कंडीशन थी कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उन्हीं के सेम लोकस पे पाई जाती हैं। एंड रेगुलेट डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ करेक्टर, और एक करेक्टर के दो डिफरेंट फॉर्म को कोड करती हैं। सर एक टॉल को कर रहा था, एक डॉर्फ को कर रहा था। ठीक है, और कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में एलिल थी। ठीक है, इधर आइए, करेक्टर क्या होता है? तो करेक्टर क्या होता है? इट इज ए मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, देखा हमने, जीन एक्सप्रेस कर दिया मतलब जीन ने क्या बना दिया? प्रोटीन बना दिया, एंजाइम बना दिया। और जो पर्टिकुलर प्रोटीन और एंजाइम जो इस जीन ने बनाया है एक्सप्रेस करके, वो क्या होगा? वो पर्टिकुलर या तो कोई मॉर्फोलॉजी बना रहा होगा या फिर वो कोई एंजाइम बना रहा था। देखा भी हमने, वो एंजाइम बना रहा था। और वो एंजाइम क्या कर रहा था? वो सारे एंजाइम का काम होता है एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। वो प्रोडक्ट बनते ही कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा हमें वहां पर। ठीक है, तो करेक्टर क्या होगा? जैसे हाइट एक करेक्टर है, कलर एक करेक्टर है। सही बात है सर। और ट्रेट किसको बोलते हैं? तो दे आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए करेक्टर। एक ही करेक्टर के दो अलग अलग फॉर्म होते हैं। जैसे कि हाइट एक करेक्टर हो गया, और इस हाइट के दो फॉर्म हो गए क्या? टॉल एंड डॉर्फ। तो ये टॉल और डॉर्फ क्या हो गए? ये ट्रेट हो गए। हाइट करेक्टर हो गया और ये दोनों इसके ट्रेट हो गए। एक बात और बताइए बच्चे आप, ये देखिए न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये क्रोमोसोम रखे हुए हैं। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर हो गया और ये दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर हो गया। तो मान लिया इस पर क्या है? इस पर कैपिटल टी है। इस पर क्या है? इस पर स्मॉल टी है। यहाँ पर इस पर क्या है? इस पर मान लो कलर को कोड करने वाली जीन है तो कैपिटल आर। इस पर इसी कलर का दूसरा फॉर्म कोड कर रही है स्मॉल आर। तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर आपस में क्या होंगे? सर ये आपस में एलील होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही क्या कर रहे हैं बताओ? ये दोनों ही एक ही कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं। किसको? कलर को। तो ये दोनों कलर कोड कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में एलील हो गए। ये क्या होंगे आपस में? सर ये दोनों आपस में एलील होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों किसको कोड कर रहे हैं? हाइट को कोड कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में एलील हो गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कैपिटल टी का कैपिटल आर के साथ क्या रिश्ता है? ये कैपिटल टी कैपिटल आर का क्या होगा? तो सर ये जो दो अलग अलग कैरेक्टर, ये देखो ये हाइट एक कैरेक्टर एक कलर, तो दो अलग अलग कैरेक्टर को कोड करने वाली जो जीन होती हैं उनको आपस में क्या बोलते हैं? उनको आपस में बोलते हैं नॉन एलिलिक जीन। नॉन एलिलिक जीन, यानी समझ में आ गया कि नॉन एलिलिक जीन क्या होती हैं? तो दो अलग अलग कैरेक्टर को कोड करने वाली जो जीन होती हैं वो आपस में नॉन एलिलिक जीन बोली जाती हैं। और एलिलिक जीन किसको बोलते हैं? तो सेम कैरेक्टर को कोड करने वाली जो दो अलग अलग जीन होती है उनको बोलते हैं एलिलिक जीन।